हम लोग अभी पूरे मैराथन में टॉप 500 एमसीक्यू हम लोग कवर करने वाले हैं, तो एक भी क्वेश्चंस आप मिस नहीं कीजिए। एग्जाम जाने से पहले ये पांचों जो भी 4-5 500 एमसीक्यूज है इस सबको कवर कीजिए आप, ठीक है। आईबीसी के अंदर में कम से कम कितने अमाउंट का डिफॉल्ट होना चाहिए बोरोवर का? बोरोवर मतलब कंपनी है, आईबीसी मतलब समझ लीजिए कंपनी का केस उसमें जाएगा। कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, डिमांड डिपॉजिट बैंक जो होता है वो केवल बैंक ही एक्सेप्ट कर सकते, सेविंग बैंक, करेंट अकाउंट ये सब नहीं कर सकते। वो डिमांड डिपॉजिट होते हैं कि जब चाहे बोरोवर उसमें से निकाल सकता है। रिकवरी एजेंट जाता है लोन रिकवरी के लिए, तो वो जिस बैंक के साथ एसोसिएटेड है उसका ऑथोराइजेशन लेटर उसका होना चाहिए कि हाँ मैं इस बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस बैंक के बिहाफ पे मैं आपके यहाँ से लोन रिकवरी करने के लिए आया हूँ, तो ऑथराइजेशन लेटर मस्ट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग स्टडीज। आज हमारा जिस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मैराथन 3 कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीआरएस सीरीज का मैराथन हम लोग रन कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी मैराथन 1 और मैराथन 2 दो पार्ट में हम लोग कवर किए हैं। मैराथन 2A, मैराथन 2B, इसमें हम लोग मैराथन 3 स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपने अभी तक मैराथन 1 और 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए उसको। उसमें हम लोग अभी पूरे मैराथन में टॉप 500 एमसीक्यू हम लोग कवर करने वाले हैं, तो एक भी क्वेश्चंस आप मिस नहीं कीजिए। एग्जाम जाने से पहले ये पांचों जो भी 4-5 500 एमसीक्यूज है इस सबको कवर कीजिए आप, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का अपना मैराथन स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई भी डाउट्स आते हैं, कोई भी क्वेरी है आपकी, उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना मैराथन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन इंक्वायरी कन्फर्म्स ए कंप्लेन अबाउट हरासमेंट बाय ए लोन रिकवरी एजेंट हु इज हेल्ड लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिहेवियर। अगर डीआरए एजेंट कोई हैरेसमेंट करता है कस्टमर को और कस्टमर ने कंप्लेन कर दिया तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? कस्टमर, डीआरए एजेंट जिम्मेवार होगा या बैंक जिम्मेवार होगा? कौन जिम्मेवार होगा? तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, जो बैंक है जिसने लोन दिया है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मिंग ए रेशनल प्री सैंक्शन अप्रेजल बोरोवर क्रेडिट नीड। ओके, जब भी लोन पास करते हैं, लोन पास करने से पहले उसका अप्रेजल करते हैं, उसके डॉक्यूमेंट सब चेक करते हैं, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करते हैं कि क्या ये पर्सन लोन रिटर्न कर पाया कि नहीं, उसकी कैपेसिटी है कि नहीं। तो ये सब चेक करने के पीछे रीजन क्या है, ताकि हम लोग ये डिसाइड कर सके कि जो भी बोरोवर की लोन की रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग पूरा करें। लोन की रिक्वायरमेंट मतलब कि मान लीजिए अगर बोरोवर ने 10 लाख का लोन बैंक से डिमांड किया है तो हम लोग उसको 7 लाख 8 लाख फाइनेंस नहीं कर सकते हैं। अगर वो 7 लाख 8 लाख लोन पास करेंगे तो वो अंडर फाइनेंस होगा। मान लीजिए कि उसने एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए, मान लीजिए सपोज लोन लिया, सेकंड हैंड ट्रैक्टर खरीदने के लिए, अगर उसके पास एक भी पैसे नहीं है, सेविंग में जा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है और लोन ले रहा है, आप बैंक 7 लाख से लोन पास कर रहे हैं, तो वो 3 लाख कहाँ से अरेंज कर पाएगा? मान लीजिए फ्रेंड्स उसके ये सब चीज़ें नहीं दिए, तो इसका मतलब कि जिस पर्पस के लिए वो लोन ले रहा था तो वो मीट नहीं होगा, वो ट्रैक्टर नहीं खरीद पाएगा वो फिर। तो अंडर फाइनेंसिंग इसको बोलते हैं। अंडर फाइनेंस नहीं कर सकते आप, बैंक को अंडर फाइनेंस नहीं करना चाहिए, ओवर फाइनेंस भी नहीं करना चाहिए। 10 लाख का मान लीजिए सेकंड हैंड ट्रैक्टर खरीद रहा है और बैंक बोल रहा है आप 15 लाख मेरे से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो क्या होगा, 5 लाख जो बैंक एक्स्ट्रा दे रहा है तो वो उसको बोरोवर मिसयूज कर सकता है, अनप्रोडक्टिव जगह पे लगा सकता है, ठीक है। तो वो भी बैंक के हित में अच्छा नहीं है। अंडर फाइनेंसिंग मतलब जितना लोन रिक्वायरमेंट है उससे कम, ओवर फाइनेंसिंग जितना लोन रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा है, ये नहीं करना चाहिए। यही चीज़ जब लोन अप्रेजल करते हैं, सैंक्शन करने से पहले, लोन पास करने से पहले इसी चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। Why it is important for a bank branch to obtain revival letter or acknowledgement of debt from the borrower periodically। ये बैंक के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर एक समय के बाद, एक पीरियड के बाद में बैंक से एक्नॉलेजमेंट लेटर लेना, ठीक है, कि हाँ आपका इतना डेप्ट बकाया है, ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि वो डेप्ट को लीगली अलाइव किया जा सके और प्रिवेंट इट फ्रॉम बिकमिंग टाइम बार्ड, ठीक है। हमेशा वो ये एक्नॉलेजमेंट लेने का मतलब कि हाँ बोरोवर को इंटीमेट करना और कि आपका लोन इतना है, ये कंफर्म करते रहना, वो लीगली एक्टिव रहता है उसमें, ठीक है। आप अगर मान लीजिए डिफ़ॉल्ट करते हैं तो केसेस कर सकते हैं आप उसमें, वो टाइम बार्ड नहीं है, लिमिटेशन पीरियड उस पर नहीं लगेगा, ठीक है, ये सब चीज़। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेसिफिक कंडीशन फॉर ए बैंक टू इनिशिएट रिकवरी अंडर सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट के अंदर में
रिकवरी करने का मेन कंडीशन इसमें क्या होना चाहिए कि इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि वो जो लोन है वो एग्रीकल्चर लैंड पे ना लिया गया हो, ठीक है। सिक्योरिटी टू बी इन्फोर्स मस्ट नॉट बी एग्रीकल्चर लैंड। जब लोन लेता है बोरोवर बैंक से तो वो एग्रीकल्चर लैंड जो होते हैं उसको नहीं देगा, ठीक है। अगर उस पर अगर लोन दे रहे हैं तो वो सिक्योरिटी को, वो एग्रीकल्चर लैंड को बैंक बेच नहीं सकता है उसमें, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 13(2) ऑफ सरफेसी एक्ट, हाउ मेनी डेज नोटिस मस्ट बी गिवन टू बोरोवर टू सेटल देयर लाइबिलिटी बिफोर फर्दर एक्शन इज टेकन। सेक्शन 32 में अब सरफेसी एक्ट में क्या बोलता है कि अगर बोरोवर ने डिफॉल्ट किया है, तो अगर लोन नहीं चुका रहा है और वो सिक्योर लोन है, तो जब भी वो बैंक क्या करेगा, एक बोरोवर को एक नोटिस भेजेगा। नोटिस कितने दिन में भेजेगा? 60 डेज पीरियड का नोटिस देगा कि प्लीज़ आप अपना लोन चुका दीजिए, अगर नहीं चुकाइएगा तो हम आपके जो भी एसेट्स गिरवी रखे हैं उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। अंडर सेक्शन 34 में जाएंगे, ठीक है। तो कितने दिन का नोटिस देता है? ये होता है हमारा डी, ऑप्शन डी होगा शायद 60 डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में मैक्सिमम में आता ही आता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, डी आंसर हो जाएगा। उसमें आप मिनिमम रैंक ऑफ द बैंक ऑफिशियल डेजिग्नेटेड एज ए ऑथोराइज्ड ऑफिसर एओ टू इशू नोटिस अंडर सप्लाई। जो नोटिस भेजेंगे, बैंक भेजेगा, तो वो मिनिमम कौन से रैंक का ऑफिसर वो नोटिस दे सकता है बोरोवर को कि आप अपना ड्यू सेटल कीजिए, ठीक है। तो वो मिनिमम रैंक होना चाहिए स्केल 4 और एबव का, ठीक है। स्केल 4 मतलब कि चीफ मैनेजर रैंक का लगभग मान के चलिए। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर ए लोन डिस्प्यूट्स दैट कैन बी एमिकेबली सेटल थ्रू ए फॉरम लाइक लोक अदालत। लोक अदालत के अंदर में म्यूचुअली एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में कितने लिमिट तक के लोन को सेटल किया जा सकता है? तो उसका है आंसर ए, 20 लाख तक के लोन को सेटल किया जा सकता है, ठीक है। अब डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल हैज ज्यूरिडिक्शन ओवर केसेस वेयर द अमाउंट ऑफ डेप्ट ड्यू इज एटलीस्ट। अब डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में कितने अमाउंट तक के मिनिमम आप उसमें केस प्रोसीड कर सकते हैं? तो उसका आंसर होगा मिनिमम 20 लाख का होना चाहिए, 20 लाख या उससे ज़्यादा क्या होना चाहिए, ठीक है। 20 लाख से कम के लोन जो होते हैं ना, वो लोक अदालत में आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टू इनिशिएट रिकवरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट ए कॉर्पोरेट पर्सन। एक कंपनी के अगेंस्ट में आप लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं क्योंकि कंपनी ने जो बैंक से लोन लिया है वो डिफॉल्ट किया गया है। अंडर किसके अंदर में करते हैं? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी कोड बोलते हैं 2016। सो विच अथॉरिटी शुड बी अप्रोच्ड। उसके बाद कौन से अथॉरिटी में जाना है? मान लीजिए कंपनी ने, बोरोवर ने आपने डिफॉल्ट कर दिया, तो आप तो सरफेसी एक्ट के तहत, लॉ के तहत, डीआरटी के तहत, डीआरएटी के तहत आप जा सकते हैं। लेकिन कंपनी अगर बोरोवर है तो उसमें आप किसको अप्रोच कीजिएगा रिकवरी करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए, लीगल एक्शन लेने के लिए? तो वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एलसीएलटी बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो एडवांस वर्जन है, इससे भी जो बड़ा है, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, जिसे हम लोगों ने पढ़ा इसमें कि डीआरटी, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, तो इसके एक अपर लेवल है डीआरएटी, डेप्ट रिकवरी एपिलेट ट्रिब्यूनल। अगर इसके जजमेंट से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो डीआरएटी में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो फाइनल डिसीजन देगा, अगर उसे सेटिस्फाइड नहीं है तो एनसीएलएटी में जा सकते हैं, एपिलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा हमारा। व्हाट इज द मैंडेटरी मैक्सिमम पीरियड फॉर कंप्लीटिंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इंक्लूडिंग ऑल एक्सटेंशन एंड लीगल फॉर्मेलिटी। जब एक बोरोवर जो कंपनी है उसके अगेंस्ट आप रिकवरी का एक्शन ले रहे हैं, लीगल एनसीएलटी के थ्रू आप ले रहे हैं, तो उस केस को कितने दिन में, मैक्सिमम कितने दिन में रिजॉल्व कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। ये टाइमलाइन फिक्स्ड है, ठीक है। आफ्टर गिविंग एक्सटेंशन, मान लीजिए कुछ कारणवश से बोरोवर अवेलेबल नहीं है या कोई और कारण है, सारा एक्सटेंशन इंक्लूड कर मैक्सिमम पीरियड कितना होना चाहिए जिसके अंदर में एक कंपनी का केस रिजॉल्व हो जाना चाहिए, वो है 330 डेज, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द मार्च डायरेक्शन नोटिफिकेशन आरबीआई, what is the minimum amount of default required to be initiated proceedings under IBC? IBC के अंदर में कम से कम कितने अमाउंट का डिफॉल्ट होना चाहिए बोरोवर मतलब कंपनी है, IBC मतलब समझ लीजिए कंपनी का केस उसमें जाएगा, कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, तो कम से कम कितना अमाउंट डिफॉल्ट होना चाहिए उसका, ताकि आप IBC के अंदर में उसको
आप केस को इनिशिएट कर सके, रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट करें, तो उसके लिए 1 करोड़ रुपए होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेक्निकल राइट ऑफ इन ए बैंक अकाउंटिंग। टेक्निकल राइट ऑफ क्या होता है बैंकिंग अकाउंट का? टू ट्रांजेक्ट द बिजनेस लोन, टू क्लीन अप द बैलेंस शीट एंड रिफ्लेक्ट ए ट्रू पिक्चर ऑफ द बैंक हेल्थ। ओके, इसका आंसर सी होगा। टेक्निकल राइट ऑफ क्या होता है कि अगर बैंक का बहुत सारा एनपीए हो जाता है तो उसके बैलेंस शीट में अच्छा वो फिगर नहीं शो करता है, वो बैड लोन में कैटेगरी में अंदर में पूरा जाता है, तो वो जो भी रहता है ना उसके शेयर प्राइस और इन्वेस्टर्स जो भी होते हैं बैंक में, उससे बहुत खराब ही में जाता है, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पे डिफरेंट फर्क पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि कंपनी अपना जो लोन होता है ना, एनपीए होता है ना, वो बेच देती है। किसको बेच देती है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एआरसी, इस सब को बेच देती है। तो उससे क्या होगा कि जो ये भी है ये सब उसके बैलेंस शीट मतलब कि उसका पूरा ब्यौरा, कितना है उसका एसेट्स है, कितना लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म एसेट कितने हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स कितने हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कितनी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, एक कंपनी का पूरा फाइनेंशियल जो होता है ना वो उसमें बैलेंस शीट में रहता है, ठीक है। तो अगर उसमें से आप बैड चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें हटा दोगे, एनपी हटा देते हो, तो आपका साफ सुथरा बैलेंस दिखेगा, एक पॉजिटिव फिगर रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए उसको बैंक को राइट ऑफ कर देते हैं, उसमें से वो लोग निकाल देते हैं, ठीक है, और बेच देते हैं उसको। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन ए बैंक रिकॉग्नाइज रिकवरी ऑर्गेनाइजेस रिकवरी कैंप, बैंक क्या कर रही है? रिकवरी कैंप लगा रही है कि आइए आप लोग, इनवाइट कर रही है सारे बोरोवर जो भी डिफॉल्ट किए हैं कि आइए आप अपने डिस्प्यूट को सेटल कर लीजिए म्यूचुअली, ठीक है। तो उनमें से किनको प्रमोट करना चाहिए एज ए बेटर क्लाइमेट रिकवरी? तो गवर्नमेंट ऑफिशियल को अगर आप उसमें डालते हैं तो एक अथॉरिटी रहता है कि चलिए एक जेन्युइन पर्सन वहाँ पे हैं और उनके माध्यम से वो लोग सेटल होगा। बैंक तो रहेगा ही, बोरोवर रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में सरफेसी एक्ट के तहत में इफ ए नोटिस इज रिटर्न अनडिलीवरेबल, ओके, व्हाट एक्शन मस्ट बी टेकन बाय बैंक टू सेटिस्फाई द नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट। सरफेसी एक्ट के अंदर में अगर आपने नोटिस सर्व किया बैंकर बोरोवर को और वो बोरोवर के पास पहुंचा नहीं या रिटर्न हो गया उसको, उस केस में क्या करना पड़ेगा बैंक को? वो 2 न्यूज़पेपर में जो उस एरिया में सबसे ज़्यादा रेलिवेंट हो, ज़्यादा पढ़ा जाने वाला हो, जिसे एक हिंदी में ले लिए, एक इंग्लिश में आप ले लिए, ठीक है, 2 न्यूज़पेपर में उसका पब्लिकेशन देना होता है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी रोल फॉर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल? रिजोल्यूशन जो प्रोफेशनल होता है वो आईबीसी के अंदर में इन एक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। कॉर्पोरेट रिजोल्यूशन प्रोसेस यहाँ पे मतलब क्या है कि आप कंपनी के केसेस को डिफॉल्ट, कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, उसका केसेस आईबीसी के अंदर में एनसीएलटी में जा रहा है उसका, ठीक है। उस समय में उसमें बहुत सारे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका काम क्या होता है? वो सारे रिजोल्यूशन प्लान और मैनेजिंग डेब्टर एसेट्स जो भी है, जो बोरोवर है उसका पूरा एसेट्स वो लोग मैनेज करते हैं। जैसे ही आप केस अंदर डाल दीजिएगा एनसीएलटी में कंपनी की तरह में, तो पूरा कंपनी का मैनेजमेंट, उसके जितने एसेट लायबिलिटी सब किसको चली जाएगी? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को चली जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा। व्हाट हैपन टू द प्रायोरिटी ऑफ डेब्ट ओन टू ए सिक्योर क्रेडिटर अंडर सरफेसी एक्ट कंपेयर टू गवर्नमेंट? इसका क्वेश्चन से कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका गवर्नमेंट का टैक्स ड्यू है, आपने कोई जीएसटी फाइल किया है वो पेमेंट ड्यू है, और दूसरा क्या है कि बैंक का ड्यू है, जो एक्शन चल रहा है सरफेसी, बैंक से लोन लिए हैं उसका ड्यू है, और एक आपने गवर्नमेंट के टैक्सेस नहीं चुकाए वो दोनों ड्यू है। तो दोनों में से किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखिए गवर्नमेंट टैक्सेस मस्ट ऑलवेज बी पेड फर्स्ट, प्रायोरिटी इज डिसाइडेड इन लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दे हैव इक्वल प्रायोरिटी एंड शेयर प्रो राटा। Secure creditor debts get priority over all other claims including government debts, ओके। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, द सिक्योर क्रेडिटर डेब्ट गेट प्रायोरिटी ओवर ऑल अदर क्लेम्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ड्यूज, ओके। इसका आंसर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज नॉन लीगल रेमेडी फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसेज? नॉन लीगल रेमेडी कौन होता है? रिकवरी एडवांस जब रिकवरी करते हैं उसमें नॉन लीगल एडवांसेस कौन होते हैं? तो ये इसमें हो जाएगा आपका, ऐसे कंप्रोमाइज सेटलमेंट, अप्लाइंग टू डीआरटी, फाइलिंग ए सूट इन सिविल कोड, इनिशिएटिंग सर्विसिव प्रोसीडिंग। तो इनमें से कौन लीगल नहीं माना जाएगा, मतलब कि कोर्ट के थ्रू रूट से नहीं माना जाएगा? तो ये होता है कंप्रोमाइज सेटलमेंट। कंप्रोमाइज सेटलमेंट में आपस में बैठ के मिलजुल के बात करके लोन को सेटल कर देना, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, अंडर सेक्शन 128 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हाउ इज लाइबिलिटी ऑफ ए श्योरिटी गारंटर
डिस्क्राइब इन रिलेशन टू द प्रिंसिपल डेवलपर। क्वेश्चन ये कहता है कि सेक्शन 128 में जो लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी है, गारंटर है, उसकी लाइबिलिटी कितना होगी रिलेशन टू प्रिंसिपल डेब्टर। मतलब कि अगर मान लीजिए आपने एक गारंटी दी हुई है, मान लीजिए मैं हूँ, मैंने एक बैंक से लोन लिया है, ठीक है, और बैंक, मेरा क्रेडिट वर्दीनेस इतना अच्छा नहीं है कि बैंक मेरे ही स्टैंडिंग पे वो लोन पास कर दे। तो मैं क्या कहता हूँ कि एक मेरा फ्रेंड है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो उसकी सैलरी सब चीज़ अच्छी है, एम्प्लॉयड है, सैलरीड पर्सन है, तो उसको मैं गारंटी में डाल दिया कि चलिए सर ये हमारा गारंटर है, अगर मैं डिफ़ॉल्ट किया तो मेरा गारंटर पे करेगा। तो ये क्वेश्चन ये पूछता है कि श्योरिटी जो होता है, जो गारंटर होता है, अगर डिफ़ॉल्ट हुआ तो दोनों के बीच में, अगर मान लीजिए प्रिंसिपल डेब्टर ना हो, क्या तो इक्वली लाइबल होगा गारंटर कि क्या है, तो इसमें इट इज़ को एक्सटेंसिव मतलब कि दोनों लाइबल होंगे। आप जो भी डेब्ट डिफ़ॉल्ट होता है ना, वो उसके लिए दोनों लाइबल होंगे, ठीक है, और इक्वली लाइबल होंगे। जितनी आपकी जिम्मेवारी है लोन को चुकाने की, उतना ही जिम्मेवारी डेब्टर को भी, वो गारंटर को भी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन ए कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट, जब आप मिलजुल के जो सेटलमेंट कर रहे हैं उसमें क्या होता है, व्हाट डज द टर्म सेक्रीफाइस, बैंक कुछ सेक्रीफाइस करता है। कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट मतलब कि क्या, आप मिलजुल के बात करते हैं कि चलो आओ डेब्ट को कवर कर लेते, उसमें सेक्रीफाइस जो बैंक करता है उसका मीनिंग क्या होता है, लाइक उसमें ए राइट ऑफ वेवर ऑफ ए पोर्शन ऑफ ड्यूज। लो बैंक क्या करता है कि मान लीजिए 5 लाख रुपए का लोन आपने दिया हुआ है और नहीं रिकवर हो पा रहा है बैंक से, और बोरोवर भी नहीं देना चाह रहा है, तो उसमें कहते हैं कि चलो कुछ लोन का पोर्शन उसमें से हटा देते हैं, कम कर देते हैं, मतलब कि 10% 20% आप मान के चलो कोई से निकाल सकते हैं, एक फिगर है मान के चलिए, वो डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो उस फिगर, कुछ लोन का जो पोर्शन है उसको निकाल लेते हैं और उसको सेटल करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेब्ट रिकवरी, जब भी हम लोग लोन की रिकवरी कर रहे हैं, हाउ इज सॉफ्ट रिकवरी डिस्टिंग्विश फ्रॉम हार्ड रिकवरी। मीन्स सॉफ्ट रिकवरी और हार्ड रिकवरी में दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो इसमें लिखा है सॉफ्ट रिकवरी अप्लाइज टू स्मॉल लोन while hard recovery applies to large corporate, ये गलत है। Soft recovery is handled by bank while hard recovery is handled by third party. Soft recovery involves collecting interest only while hard recovery collecting the principal. Soft recovery use non-judicial route, okay? ये legal route नहीं लेते हैं, कोर्ट के थ्रू नहीं जाते हैं, ठीक है। वाइल हार्ड रिकवरी फॉलो जुडिशियल रूट। सॉफ्ट रिकवरी का मतलब क्या होता है कि म्यूचुअल कैसे भी करके आप सेटल कर सके, ठीक है, उसमें कोई भी कोर्ट को इन्वॉल्व ना करे, कोई भी लीगल एक्शन नहीं करे, कोई भी एफआईआर ना करे, सरफेसी एक्ट नहीं लगाएं, डीआरटी में नहीं जाएं, ये सब वो हार्ड रिकवरी के अंदर में आता है। सॉफ्ट रिकवरी आपस में बैठ के बात करके सेटल करना, ठीक है, उसको सॉफ्ट रिकवरी बोलते हैं। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच डॉक्यूमेंट इज इसेंशियल फॉर ए डीआरए टू प्रोवाइड प्रूफ। डीआरए को कौन सा डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ देना पड़ेगा जब वो एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो कस्टमर ओरिजिनल लोन एप्लीकेशन देना पड़ेगा या ऑथराइजेशन लेटर टू डील विद द डेटर। सो ऑथराइजेशन, जब भी बोरोवर के पास में जो डीआरए जाता है, डेब्ट रिकवरी एजेंट जाता है लोन रिकवरी के लिए, तो वो जिस बैंक के साथ एसोसिएटेड है उसका ऑथराइजेशन लेटर उसका होना चाहिए कि हाँ मैं इस बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस बैंक के बिहाफ पे मैं आपके यहाँ से लोन रिकवरी करने के लिए आया हूँ। तो ऑथराइजेशन लेटर मस्ट है, ठीक है, जब भी आप रिकवरी प्रोसेस में जा रहे हैं, रिकवरी करने जा रहे हैं। हाउ शुड ए डीआरए अप्रोप्रिएटली एड्रेस ए कस्टमर इन ए लोकल सेटिंग अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन। कैसे एड्रेस करेगा, कैसे बात करेगा कस्टमर से वो डीआरए, ठीक है। क्या वो एग्रेसिव लैंग्वेज यूज करेगा, एकदम गुस्सा होगा, टेंस होगा, फायर मूड में होगा, सीरियसनेस ऑफ डेब्ट, और इक्विवेलेंट यूज इक्विवेलेंट ऑफ आप एंड अवॉइड इनफॉर्मल टर्म्स लाइक तू। आप बोलेगा कि तू बोलेगा। तो जब भी डीआरए डील करता है बोरोवर के साथ में, तो उसको एक रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज, काम, पोलाइट, डिसेंट लैंग्वेज उसको यूज करना, जिसे आपका यूज होना, तू तड़ाक, ये सब वर्ड नहीं बोल सकते आप, ठीक है, ये अनप्रोफेशनल वर्ड है। तो इसका आंसर हमारा कौन हो जाएगा, बी। नेक्स्ट में देखते हैं, व्हेन ए कस्टमर पेज इन कैश। अगर कस्टमर जो बोरोवर है गए रिकवरी करने के लिए और वो कैश में आपको पेमेंट दे रहा है, व्हाट इमीडिएट स्टेप मस्ट डीआरए टेक अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रैक्टिस। सो उस समय डीआरए क्या करेगा, क्या वो कैश एक्सेप्ट कर लेगा, अपने पॉकेट में रख लेगा, या अपने बैंक में डिपॉजिट कर लेगा। बैंक डीआरए क्या करेगा उसमें, ठीक है। तो डीआरए क्या करेगा, इमीडिएटली एक ऑफिशियल रिसिप्ट देगा उनको कि हाँ मैंने आपसे कैश रिसीव कर लिया
और इन्फॉर्म द ऑफिस इमिडिएटली। वो बैंक को या अपने ऑफिस जिसमें काम कर रहा है वहाँ पे इन्फॉर्म करेगा कि मैंने बोरोवर से इतने रुपए कैश में रिसीव किए, ठीक है। वो अपने वैलेट में नहीं डाल सकता, डिपॉजिट कैश इनटू कस्टमर अपने अकाउंट में नहीं डाल सकता, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट में, इफ ए कस्टमर डिस्प्यूट द अमाउंट ड्यूरिंग ए मीटिंग, व्हाट इज डायरेक्ट करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन। जब मान लीजिए एक डिफॉल्टर है, बोरोवर है, जिसने पेमेंट नहीं किया है, लोन ड्यू हो गया और डेब्ट रिकवरी एजेंट रिकवरी करने के लिए गया, तो बोरोवर बोल रहा है कि नहीं मेरा तो 50,000 ही ड्यू है, जबकि ओरिजिनल डीआरए के हिसाब से, बैंक के हिसाब से वो 80,000, सपोज मान लीजिए 80,000। तो इस डिस्प्यूट को कैसे हैंडल किया जाएगा? तो उसमें क्या है कि पोलाइटली ऑफर टू चेक एंड देन वेरीफाई दिस फिगर। डीआरए उसमें क्या करेगा? पोलाइटली रिक्वेस्ट करेगा कि सर एक बार दोबारा आपसे चेक कर लीजिए, हो सकता है कि मिस्टेक हुई होगी, और वेरीफाई द फिगर्स, और फिगर्स को जो भी है वो आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। What should a DRA do if a customer requests a meeting at an odd hour not permitted by standard policy? एक जब भी DRA कस्टमर को फ़ोन करता है या मीटिंग इन पर्सन मीटिंग करने जाता है, तो अगर कस्टमर बोलता है, मतलब कि बोरोवर बोलता है कि आप रात को 11 बजे आइए, 9 बजे आइए या सुबह में 6 बजे आइए, तो उस समय क्या करेगा DRA? तो DRA वैसे समय पे नहीं जा सकता है, वो स्टैंडर्ड टाइम नहीं माना जाता है। वो RBI के द्वारा बताया गया है, बिफोर 8 AM आफ्टर 7 PM नहीं जा सकते, नहीं कॉल कर सकते हैं। तो उस केस में वो क्या करेगा? पोलाइटली रिफ्यूज करेगा कि सर आई कैन नॉट कम एट दिस टाइम, देयर आर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द बैंक टू डू सो, ओके। अनलेस बैंक बोले कि, उनका बैंक बोले कि ठीक है आप चले जाइए, बोरोवर का कोई ऐसा सिचुएशन है जिस सिचुएशन में वो अवेलेबल नहीं रह रहा है, केवल उसी टाइम फ्रेम में वो अवेलेबल है, तो उस केस में बैंक अगर परमिशन दे रहा है डीआरए एजेंट को, तो वो जा सकता है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन इनिशियली पोलाइटली वो डिसेंट वर्ड में रिफ्यूज करेगा, ठीक है। हाउ शुड ए DRA हैंडल ए सिचुएशन व्हेन ए सिक्योरिटी गार्ड डिनाइज एंट्री टू ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग? जब रिकवरी के लिए एजेंट जाता है, तो मान लीजिए एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसमें बहुत सारे फ्लैट हैं, वहाँ पे गेटेड कम्युनिटी है, बाहर में गेट लगा हुआ है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आपको परमिशन नहीं दे रहा है जाने के लिए, बोरोवर से मिलने के लिए। तो उस केस में क्या कीजिएगा? उसमें या तो कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए बोरोवर को कि हम आपके गेट पे हैं, ठीक है, और इस पर्पज से हम आए हैं। तो क्या कर सकते हैं? कॉल और मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। परमिशन मांगे एंट्री के लिए। इफ ए कस्टमर बिहेव्स डिसरिस्पेक्टफुली, अगर बोरोवर है वो आपसे अच्छी तरीके से व्यवहार नहीं कर रहा, आप पे गुस्सा कर रहा है, गाली दे रहा है, सो यूज प्रोवोकिंग लैंग्वेज, आपको प्रोवोक कर रहा है कि आप कुछ एक्शन ले, हाउ इज DRA एडवाइज टू रिज? उस समय आप एज ए एजेंट आप क्या रिएक्शन होगा, क्या करोगे उस समय? आपने मेंटेन काम, रीविजिट द कस्टमर एट लेटर टाइम, एकदम काम मेंटेन करें, उस सिचुएशन से आप बाहर निकले, वहाँ से निकल के ऑफिस में आ जाएं अपने, ठीक है। उसके बाद में फिर दोबारा कभी फ्यूचर लेटर डेट में आप विजिट करें, ठीक है। झगड़ा ये सब चीज़ करना अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू द RBI सर्कुलर मेंशन, RBI सर्कुलर में जो मेंशन है, कॉलिंग ए बोरोवर बिफोर और आफ्टर विच टाइम इज कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ हरासमेंट। अगर इस ऐसे कौन से टाइम पे पहले या बाद में आप कॉल करोगे जिसको हरासमेंट माना जाएगा? और हरासमेंट मतलब कि आपको, मतलब कि उसमें लीगल एक्शन हो सकता है आप पे, तो आप बिफोर 8 AM आप नहीं कर सकते और आफ्टर 7 PM आप कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट में, वाई इज लिसनिंग केयरफुली बिफोर स्पीकिंग? बोलने से पहले ध्यान से सुनना, ये एक इंपॉर्टेंट टिप है एंगर मैनेजमेंट के लिए, गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए DRA जब भी डील करता है, क्योंकि इट हेल्प्स द एजेंट फुल्ली अंडरस्टैंड द कस्टमर पर्सपेक्टिव एंड डी-एस्केलेट द सिचुएशन। अगर अब दो पर्सन, बोरोवर और DRA के बीच में अगर बात हो रही है, तो हो सकता है ऐसे सिचुएशन अराइज हो जाए जिसमें बोरोवर एकदम पूरा गुस्सा में हो जाए आप पे, ठीक है, और आप भी गुस्से में हो जाएं, तो आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? उस समय आप बोरोवर की बातों को ध्यान से सुनिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए, उसका व्यू पॉइंट जानिए। व्यू पॉइंट जानने के बाद में आप उस मैटर को, हो सकता है कि आप उसे डी-एस्केलेट, टेंशन को डी-एस्केलेट करते हैं, आप भी गुस्से हो जाएं, वो भी गुस्से हो जाएं, तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, उसमें और सिचुएशन वर्स हो जाएगी। तो उस समय क्या होना चाहिए कि आपको ध्यान से सुनना चाहिए, आपको बोलने से पहले जो भी कस्टमर की बातें हैं, बोरोवर की बातें हैं, उसको ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है।
तो आंसर सी हो जाएगा। इफ़ ए कस्टमर ओनली पेज ए पोर्शन ऑफ द ओवर ड्यू अमाउंट, मान लीजिए कि 10 लाख का ड्यू है और कस्टमर बोल रहा है कि आप 1 लाख रुपए ही ले लीजिए अभी, तो उस समय में आप क्या कीजिएगा जो डीआरए एजेंट, तो एक्सेप्ट द पार्ट पेमेंट, जो दे रहा है वो पैसा वो आप एक्सेप्ट कीजिए, रिकॉर्ड ए प्रॉमिस टू पे फॉर द रिमाइंडर। उसके बाद क्या कीजिए, बोरोवर से पूछिए आप कि ठीक है आप नेक्स्ट कब दे रहे हैं पेमेंट, जो भी बैलेंस बचा हुआ उसको कब पेमेंट कीजिएगा आप, ये ऐसा करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी रिस्क एसोसिएटेड विथ डीआरए लूजिंग देयर टेम्पर ड्यूरिंग द कलेक्शन कॉल। जब भी डीआरए फोन करता है, बात करता है, तो ऐसा कौन सा सिचुएशन होता है जिसमें वो अपना कंट्रोल खो देता है, वो गुस्सा हो जाता है, किस सिचुएशन में? एजेंट, डीआरए एजेंट। ठीक है, इसमें व्हाट इज द प्राइमरी रिस्क एसोसिएटेड, इसमें अगर इसमें रिस्क क्या एसोसिएटेड, जब भी आप कॉल कर रहे हैं अगर आप गुस्से हो जा रहे हैं कॉल के दौरान में कस्टमर बोरोवर पे, तो उससे क्या रिस्क हो सकता है डीआरए एजेंट को? उससे रेगुलेटरी एक्शन, रेगुलेटरी पेनल्टी भी हो सकता है और अपना वो जॉब भी चला जाएगा डीआरए एजेंट का। आप गुस्सा होके झगड़ा करोगे, फ़ोन करोगे, गाली गलौज करोगे, अपना टेम्पर खो दोगे कॉल के दौरान में, तो जो भी कॉल होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं और उसमें क्या हो सकता है कि आप पे लीगल एक्शन भी हो जाए, आपको जॉब से भी निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। डी, व्हेन ए कस्टमर इज इन द ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, हाउ शुड द डीआरए प्रोसीड विद द डेप्ट रिकवरी कन्वर्सेशन। जब मान लीजिए कि डीआरए डेप्ट रिकवरी एजेंट गया कस्टमर से मिलने के लिए और वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके बात कर रहे हैं कहीं पे, तो उस सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा? तो उस सिचुएशन में कस्टमर से आप साइड में आने के लिए बोलिएगा और कॉन्फिडेंशियलिटी एंड रिस्पेक्टफुल मैनर से उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा। उस मीटिंग में उनको डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, इशारों से आप बुला सकते हैं 1 मिनट 2 मिनट के लिए, और उस समय आप धीरे से जो भी अपना मैटर है वो उनसे बात कर सकते हैं। ये नहीं कि चिल्ला के जाके बोलने लगे कि अरे मेरा पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, ये नहीं दे रहे हो, तो उसके सारे फ्रेंड वो गुस्सा होने लगेंगे। ठीक है, वो कस्टमर का इंसल्ट हो जाएगा, तो फिर समझ लो इंसल्ट हो गया तो और रिकवरी नहीं आएगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वाई इट इज डिस्करेज फॉर ए डीआरए टू रेफर टू ए डायरी और बुक ड्यूरिंग ए मीटिंग अनलेस इट इज ए स्पेसिफिक टेक्निक। जब भी आप बोरोवर से मीट कर रहे हैं, ठीक है, रिकवरी के पर्पज से, तो आप उसमें डायरी नोट्स जो भी आप लेके गए उसको उस समय नहीं पढ़ना चाहिए। वो इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि वो क्या होता है कि एजेंट, उससे क्या होगा कि निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि पता नहीं इस एजेंट के पास में मेरी इन्फॉर्मेशन, बोरोवर के माइंड मैसेज आएगा ये पता नहीं इनके पास में पूरी मेरी जानकारी है कि नहीं है, इनको क्या आइडिया है क्या नहीं। तो इससे क्या होगा, एजेंट शुड हैव ए क्लियर मेंटल ग्राफ्स ऑफ द कस्टमर डिटेल्स टू अपीयर प्रोफेशनल। उससे क्या होगा कि आप डायरी में मेंटेन करने से बेहतर है कि आप अपने घर पे चाहे ऑफिस में पूरा डिटेल्स कस्टमर को एक बार देख लीजिए। ठीक है, और फिर जाके डिस्कशन कीजिए, तब जाके वहाँ पे अच्छा रहता है। डायरी बुक को अवॉइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट में हाउ शुड ए डीआरए हैंडल प्रॉमिस टू पे, PTP इंफॉर्मेशन इन कलेक्शन सिस्टम। ये कैसे हैंडल कीजिएगा? मान लीजिए बोरोवर बोल रहा है कि हाँ ठीक है मैं आपको पेमेंट प्रॉमिस कर रहा है कि मैं इस डेट को आपको पेमेंट करूंगा। ठीक है, तो कलेक्शन सिस्टम में क्या करेगा, कैसे डीआरए हैंडल करेगा? ठीक है, डीआरए करेगा अपडेट द सिस्टम, उसमें बताएगा, अपडेट करेगा अपने सिस्टम में कि हाँ इस बोरोवर ने हमको प्रॉमिस किया है कि इस मंथ के इस डेट में पेमेंट करेगा, सो दैट कस्टमर इज ओनली कॉन्टेक्टेड टू द स्पेसिफिक डे। उसके बाद में अगर जब बोरोवर ने बता दिया कि आप मेरे को इस डेट में मैं पेमेंट करूंगा, तो आप उसी डेट को अप्रोच कीजिए, उसके पहले बार बार फोन मत कीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वाई शुड ए डीआरए नॉन टू टोटल अमाउंट इन डिफॉल्ट रेदर देन जस्ट ए सिंगल EMI ड्यू। डीआरए के पास में सारे जितने भी लोन्स हैं ना उसका पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए एक बोरोवर का। ठीक है, ना कि एक EMI डिफॉल्ट किया उसी का। उससे क्या होगा वो कि वैसा क्यों होता है, टू एड्रेस इनकरेक्ट परसेप्शन और क्वेरीज फ्रॉम द कस्टमर इफेक्टली। अगर कोई भी क्वेरीज आ रहा है, कोई भी वो लॉजिक दे रहे हैं कि नहीं मेरा ये नहीं है, कोई डिबेट हो रहा है ये सब चीज़ें में, तो उसको एड्रेस किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं, अंडर विच स्पेसिफिक लेजिस्लेशन, कौन से लॉ में नियम है मस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बी रजिस्टर्ड इन इंडिया। जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है उसको कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना पड़ेगा? तो उसको कंपनीज एक्ट 2013 में स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले क्या था, कंपनीज एक्ट 1956, पहले 1956 था, इसको नया में अपडेट करके 2013 आ गया।
ठीक है। वाई डिड एनबीएफसी इमर्ज इन अर्ली 1960 एज एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल बैंक। अब 1960 के दौरान में एनबीएफसी का आना कैसे आने शुरू हो गए, क्यों आने शुरू हो गए इतने सारे एमसी, उस समय तो बैंक थे हमारे पास। तो उसका मेन कारण ये था कि बैंकर्स वेयर ऑफन कंजर्वेटिव एंड डिफिकल्ट फॉर सर्टेन सेवर टू रीच। एनबीएफसी ऑफर लो इंटर गवर्नमेंट मैंडेट बैंक्स वेयर नॉट परमिटेड टू एक्सेप्ट। इसमें क्या था कि बैंक्स कंजर्वेटिव रहते थे और ऑफ एंड डिफिकल्ट फॉर सर्टेन सेवर टू रीच। जो भी है मतलब कि बैंक जो भी उस समय थे वो क्या होते थे, वो केवल बड़े बड़े बिजनेसों पे फोकस उनका था। छोटे छोटे जो भी डिपॉजिटर्स हैं या बोरोवर हैं उन लोगों पे वो लोग ध्यान नहीं देते, उनको तो लोन ही नहीं मिलता था, इतना समझ लीजिए। तो इसीलिए इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए वो धीरे धीरे एनबीएफसी इसमें आना शुरू हुआ। नेक्स्ट में इन द स्केल बेस्ड रेगुलेशन एसबीआर फ्रेमवर्क इनटू हाउ मेनी लेयर्स आर एनबीएफसी कैटेगराइज। स्केल एनबीएफसी का कैटेगराइजेशन आरबीआई के द्वारा बताया गया, उसको कितने स्केल में बनाया गया, तो उसको 4 स्केल में उसको डिफाइन किया गया है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। 4 स्केल मतलब बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट क्राइटेरिया रिगार्डिंग एसेट्स एंड इनकम मस्ट ए कंपनी मीट टू बी क्लासिफाइड एज एनबीएफसी। एक एनबीएफसी कहे जाने के लिए उनके पास कितने एसेट्स होना चाहिए और इनकम क्या होना चाहिए, जिसके कैटेगरी पर आप एनबीएफसी कहेंगे उसको। तो उनका जो एसेट्स है और इनकम है फ्रॉम दोज एसेट्स, वो जो भी एसेट्स है उससे जो इनकम जनरेट होती है, दोनों 50% या उससे ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी रीजन, मतलब कि प्राइमरी रीजन है वाई एन एनबीएफसी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल बैंक। एनबीएफसी जो भी होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और बैंक, इन दोनों में का अंतर जो होता है, उसका मेन अंतर का क्या कारण है, तो वो है कि दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, दे आर नॉट परमिटेड टू लेंड मनी टू इंडिविजुअल, दे डू नॉट हैव रेगुलेटर लाइक आरबीआई, दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो इसमें यह है कि एनबीएफसी जो होता है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट बैंक जो होता है वो केवल बैंक ही एक्सेप्ट कर सकते। डिमांड डिपॉजिट मतलब कि सेविंग बैंक, करेंट अकाउंट, ये सब नहीं कर सकते। वो डिमांड डिपॉजिट होते हैं कि जब चाहे बोरोवर उसमें से निकाल सकता है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एनबीएफसी टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। What type of NBFC is specifically involved in acquisition of receivable? रिसीवेबल्स को एक्वायर करने के लिए, खरीदने के लिए कौन से एनबीएफसी। रिसीवेबल मतलब क्या होता है कि जब भी आप माल बेचे, कोई भी सामान आप बिजनेस कोई कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, उधारी पे बेच रहे हैं, तो जब उधारी पे बेचेंगे तो उसमें एक आप तो रिसिप्ट तो बनाओगे ना कि हाँ इस पर्सन से हमको इस टाइम पे वो पेमेंट मेरे को करेगा, ठीक है। तो वो जो रिसिप्ट होता है उसको रिसीवेबल बोलते हैं। तो वो रिसीवेबल कौन सी एनबीएफसी उसको डील करती है, मतलब कि रिसीवेबल को खरीदती है, बेचती है, इसमें कौन सी एनबीएफसी होती है, तो उसको बोलते हैं फैक्टरिंग एनबीएफसी। जो एनबीएफसी फैक्टर बोलते हैं वो रिसीवेबल को खरीदती है, ऐसा करके, ठीक है। नेक्स्ट में विच लेबर खरीदती है। खरीदने का मतलब क्या होता है कि अगर आपने बोरोवर हैं, अगर आप बिजनेस चला रहे हैं, तो अगर आपको इमीडिएट पेमेंट चाहिए, जैसे मान लीजिए 50 करोड़ का माल आपने बेचा, क्रेडिट पे बेचा, मतलब कि उसका रिकवरी वो कस्टमर जो खरीदा है वो 2 महीने बाद पेमेंट करेगा। तो आप क्या करोगे, उस रिसीवेबल को आप ट्रेड्स पे, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे उसको बेच सकते हो, ठीक है। तो ये होता है, उसमें एनबीएफसी फैक्टर है, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो लोग खरीदते हैं उधर से। विच लेयर ऑफ स्केल बेस्ड रेगुलेशन वुड टिपिकली इंक्लूड एनबीएफसी दैट डू नॉट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट। इनमें से कौन से लेयर के एनबीएफसी कहे जाएंगे जो पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेते हैं, पब्लिक से पैसा नहीं लेते हैं, आर नॉट कंसिडर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। इसमें से कौन होगा आंसर, तो इसका आंसर होगा बेस लेयर में जितने भी एनबीएफसी आते हैं। मैंने बताया कि एनबीएफसी को 4 लेयर में कैटेगराइज किया गया है, बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरी में, इसमें जो बेस लेयर की जो कंपनियां होगी, एनबीसी कंपनी होगी, वो वैसी एनबीएफसी होगी जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगी और उनको उनको भी सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट कंपनी नहीं माना जाएगा, ठीक है। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट मतलब क्या, बहुत बड़ी एनबीएफसी जो होती है जिसके
जिसमें कुछ भी हलचल होता है, जिसके डूबने से पूरा एनबीएफसी का सेक्टर डिस्टर्ब होगा, तो फाइनेंशियल सेक्टर पूरा डिस्टर्ब हो सकता है, तो वो होते हैं, वो बेस लेयर में इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डिफाइंड एज कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जो होती है, जो एनबीएफसी होती है, वो कौन सा काम करती है, किस चीज़ में इन्वॉल्व होती है, तो वो कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, डिवेंचर्स में, लेंडिंग स्पेसिफिकली टू ए ग्रुप ऑफ कंपनीज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विच टाइप ऑफ एनबीएफसी प्रोवाइड्स फाइनेंसिंग फॉर फिजिकल एसेट्स। फिजिकल एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए उसको जो सपोर्ट करता है क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, लाइक अर्थ मूविंग और मटेरियल हैंडलिंग, जो मिट्टी से रिलेटेड या कुछ और इक्विपमेंट जितने भी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, इनको कौन सी कंपनी उनको फाइनेंस करने के लिए, खरीदने के लिए कौन सी एनबीएफसी इन्वॉल्व होती है, एसेट्स फाइनेंस कंपनी, ओके। नेक्स्ट में देखते हैं, व्हाट डिस्टिंग्विशेस द टॉप लेयर इन द स्केल बेस्ड रेगुलेशन। टॉप लेयर किसको बोलते हैं, जैसे मैंने बताया कि एनबीएफसी 4 लेयर में डिवाइड होती है, तो उसमें टॉप लेयर जो होता है वो किस में होता है, ठीक है। उसका मीनिंग क्या होता है इसमें, दिस इज द ओनली लेयर परमिटेड टू इशू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नहीं, दिस कैटेगरी ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी रिगार्डलेस ऑफ साइज, इट इज रिजर्व फॉर एंटिटी डेट आरबीआई बिलीव्स टू पुश एक्सट्रीम सिस्टमेटिकली। ये टॉप लेयर में वैसी एनबीएफसी को शामिल किया जाएगा जिसमें आरबीआई को ये बिलीव है, विश्वास है कि वो एक्सट्रीम सिस्टेमिक रिस्क, उसके उनके वो जो बहुत इतना सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट वो है कि उनके चलते रिस्क फ्यूचर में हो सकता है, इसीलिए इसको टॉप लेयर में डाला गया है। अभी टॉप लेयर में कोई भी अभी कंपनी नहीं आएंगी, तो इसको फ्यूचर पर्पस के लिए डाला गया है इसमें। तो वो भी उसको सिस्टम में उनके इतने, मतलब कि जैसे मान लीजिए बैंक है, बैंक में क्या है, स्टेट बैंक, अगर स्टेट बैंक कोलैप्स हो जाएगा तो पूरा बैंकिंग सिस्टम हिल जाएगा, ठीक है। तो वैसे एनबीएफसी सेक्टर में कुछ ऐसे एनबीएफसी है जिनको जो रिस्क पोज करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है सिस्टम में, लेकिन उनके हिलने से पूरा सिस्टम एनबीएफसी सेक्टर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उस पर क्या होगा कि आरबीआई का स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होगा, आरबीआई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली उसको वॉच करेगा हर चीज़ को, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट में, विच क्लासिफिकेशन ऑफ एनबीएफसी इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू अरेंज लॉन्ग टर्म डेप्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। लंबे समय तक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रहे, रोड बनाना, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब करने के लिए कौन से इसमें एनबीएफसी डील करती है, लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए, 20 साल 30 साल, कोई पावर प्लांट बनाना, ऐसे के लिए कौन से होते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड होता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी नहीं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड, याद रखिएगा, आंसर से इसका होगा। वाई आर एनबीएफसी अनेबल टू ऑफर डेबिट कार्ड टू देयर कस्टमर। एनबीएफसी अपने कस्टमर को डेबिट कार्ड क्यों नहीं देती है, क्योंकि उनको दे आर नॉट पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, याद रखिएगा, सिंपल है ये, सबसे ईजी है इसमें। उसके बाद में, व्हाट डिटरमाइंस इफ एन एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग इज क्लासिफाइड एज सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट मतलब कि जो सबसे बड़ी जो एनबीएफसी होती है, जो टॉप में जो एनबीएफसी है, जैसे बैंक में देखिए आप, बैंक में सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आईसीआईसीआई बैंक है। तो उसी तरह इसमें नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी में सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट के लिए क्या क्राइटेरिया है, द अमाउंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट इज होल्ड फॉर पब्लिक, the number of states in which it operate branches, whether it is owned by government, the scale of its operation and impact on the economy। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट जो भी एनबीएफसी होगी वो इतनी लार्ज होगी, उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन और इतना हाई रहेगा और उसका इम्पैक्ट भी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये डिटरमाइन करता है वो क्लासीफाई करने के लिए सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट में। विच एंटिटी इज द पेरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर ऑल एनबीएफसी इन इंडिया। एनबीएफसी को रेगुलेट करने के लिए जो मेन जो अथॉरिटी है वो कौन है, वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस एक्टिविटी प्राइमरीली इंगेज्ड इन द एनबीएफसी। इनमें से कौन सा बिजनेस एनबीएफसी नहीं करती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ क्रॉप्स, दैट करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। एनबीएफसी एग्रीकल्चरल में प्रोडक्शन में नहीं इन्वॉल्व होती है और उसके सेल, क्रॉप के सेल के में इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सारे क्वेश्चंस को आप एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है।
और आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करूँगा। और अगेन दोबारा आपसे बोलता हूँ कि अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको DRA का कोर्स लेना है, हमारे से DRA की ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, तो आप गिवन नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।